14 July 1789. Around 7,000 men and women attacked over the Bastille prison, which is in France. And why does this revolution take place? We are going to discuss in this full video. This video is about the French Revolution, about the world history. So you have to watch this video till end. Hello guys, so welcome back here again, and first of all thank you for completing 500 and plus subscribers. So guys, on this special occasion I am going to start a new course of world history. So काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आएगा कि इंडियन हिस्ट्री इतनी टफ है, देन व्हाट अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें हमारा क्या होगा. सो ऐसी बात नहीं है, हिस्ट्री को हम और भी ईजी बनाने में मैं आपकी हेल्प करूँगी. एंड ऑल्सो जो हिस्ट्री है ना, उसमें ज़्यादातर फेयर क्या होता है कि उसमें डेट्स होती हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जो याद नहीं होते. तो उसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी पूरी हिस्ट्री को एक स्टोरी टाइम में डिस्कस करेंगे. सो एज जस्ट यू हैड सॉ द ट्रेलर, उस ट्रेलर में हमने क्या डिस्कस किया था, एक डेट डिस्कस किया. अभी एक जो ट्रेलर आपने देखा छोटा सा, उसमें डेट थी 14 जुलाई 1789 की, जहाँ पे बेस्टाइल प्रिजन फ्रांस की बात हो रही थी, जहाँ पे 7,000 मैन एंड वुमेन दोनों ने मिलकर लगभग 7,000 लोगों ने क्या किया था, अटैक कर दिया था. अब ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, ये सब हम जानेंगे अपनी आगे की कहानी में, यानी कि हमारे अपकमिंग चैप्टर में. सो यहाँ पे बात हो रही है फ्रांस की, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हिंदी में हम इसे बात करें तो उसको हम कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति. क्या कहेंगे, फ्रांसीसी क्रांति. मतलब एक ऐसी क्रांति जिसने फ्रांस में जन्म लिया. तब इस क्रांति के पीछे, जैसे कोई भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, कोई भी क्रांति होती है ना, तो वैसे अचानक से नहीं होती. उसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ रीजंस होते हैं. काफ़ी सारे कारणों की वजह से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जाता है. तभी फ्रेंच रेवोल्यूशन किया गया फ्रांस में. तो इसका रीज़न क्या था, क्यों उसको स्टार्ट किया गया, तो उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फ्रांस है कैसी कंट्री है, कहाँ पे सिचुएटेड है, और ये मतलब क्या रोल था इसका हमारी हिस्ट्री में. तो जो फ्रांस है ना, उसे आप देखोगे तो यूरोप में, वर्ल्ड मैप में यूरोप के साइड में आपको फ्रांस देखने को मिलेगा. हियर आई एम शेयरिंग वन पिक्चर ओवर द स्क्रीन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रांस कहाँ पे है, जर्मनी और यूरोप के जस्ट आप नीचे देखो, वहाँ पे फ्रांस दिख रहा होगा आपको. सो वही क्या है, हमारा फ्रांस है. अब इस फ्रांस का जो रोल था ना हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे काफ़ी सारे थिंकर्स, फिलोसोफर ने ऐसे आइडियाज़ दिए थे जिनको आज तक यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज़ और हमारे इंडिया में भी हम यूज़ करते आ रहे हैं. दैट्स वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन में. तब हम बात करते हैं कि इस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी. तो जब लोगों ने बेस्टाइल पे अटैक किया, तो उस टाइम पे जब वहाँ का जो राजा था, अब वहाँ का राजा था, मतलब वहाँ पे रूल कौन सा चल रहा है, ऑफ कोर्स मोनार्की रूल चल रहा होगा. वहाँ पे डेमोक्रेसी उस टाइम पे नहीं थी. वहाँ पे कौन सा रूल चलता था, मोनार्की रूल चलता था. सो नाउ कमिंग टू दी किंग ऑफ द फ्रांस. तो जब वो वहाँ का राजा जो था, वो एक पूरे दिन के शिकार पे से लौटा था. शिकार करने जाते थे राजा महाराजा, आपने टीवी में देखा होगा या फिर किसी शोज़ में देखा होगा. तो उसमें जब वो शिकार पे जाते थे, सेम एज इट इज़ जो फ्रांस का किंग था वो था लुइस 16. क्या था, लुइस 16. एंड आई एम डैम श्योर कि आप इसमें जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं ना जो इस चैप्टर में, उससे आप मे भी रिलेट कर पाओ. तो जो लुइस 16 था ना, इसमें लुइस 16 इसका नाम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे ना, वो राजा को लुई, तो यहाँ पे लुइस था, और ये कौन सा राजा था, वहाँ का 16वां राजा था, लुइस 16, और हिंदी में हम इसको लुई पढ़ते हैं. तो ये जो था, ये बर्बन डायनेस्टी या फिर एक बर्बन फैमिली का किंग था. कहाँ का था ये, बर्बन डायनेसिटी या फिर बर्बन फैमिली कह लो. तो बर्बन, यू मे हैव हर्ड अबाउट द बर्बन बिस्किट्स विच आर वेरी फेमस. तो जो बर्बन बिस्किट्स है ना, ये यहीं से ओरिजिनेट हुआ है. तो जो बर्बन डायनेसिटी थी, मतलब फ्रांस में जो रूल करी थी ना, जो फ्रांस में जो डायनेसिटी या फिर जो किंगडम रूल करा था, जैसे मुगल एम्पायर इंडिया में था, चोला एम्पायर, बहुत सारे एम्पायर्स थे, वैसे वहाँ पे कौन सी किंगडम चल रही थी, बर्बन किंगडम या फिर बर्बन डायनेसिटी. तो जो लुइस 16 था, ये वहाँ का करेंटली क्या था, किंग था. और यहाँ पे इसकी जो मैरिज हुई थी वो 20 ईयर्स पे हो गई थी. किससे, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है. तो वो थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, दैट वाज मैरी एंटोनेट. मैरी एंटोनेट. सो मैरी एंटोनेट, सो द लुइस 16 was married to the Austrian princess Mary Antoinette.
when he was 20 years old. So as he was the Austrian princess, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे कि किंगडम चल रहा है तो बहुत सारे खर्चे हुआ करते थे. सो अब यहाँ पे कुछ दिक्कतें क्रिएट हुई जिसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसको एग्जिस्ट करना पड़ा, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसको स्टार्ट करना पड़ा, कुछ ऐसी दिक्कतें आई. सो आई होप यू हैव जस्ट सी दैट नेम ऑफ द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, दैट वाज मैरी एंटोनेट. And the Louis XVI was from the Bourbon dynasty and he was married when he was 20 years old. Okay, so now coming to the chapter. So 20 years के बाद जब उसकी मैरिज हो गई, उसके बाद क्या हुआ, जब वो पावर में आया, लुइस 16 when he came to the power, तो जब वो पावर में आया तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कत हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज एम्प्टी ट्रेजरी. एम्प्टी ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब जो होता है ना खजाना, जो राजसी खजाना होता है जो हर एक किंगडम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो था वहाँ पे उसको कैसे मिली थी, वो एम्प्टी मिली थी, मतलब वो बिल्कुल खाली थी. अब उसके खाली होने के काफ़ी सारे कारण थे. जो पहला कारण था वो था कि जो फ्रेंच सोसाइटी का जो भी राजा था ना, उसने हेल्प किया था किसको, अमेरिका को, उसकी कॉलोनीज़ को वापस पाने में. किससे, ब्रिटेन से. एज यू ऑल नो डैट इस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम की, 1789. तो उस टाइम से भी ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो इंडिया पे भी चल रहा था, यानी कि इंडिया तो अभी किसके कब्जे में था, ब्रिटिश के कब्जे में. साथ ही साथ जो अमेरिका और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो सारी भी किसके अंडर आती थी, ब्रिटिश के अंदर आती थी. फिर जो अमेरिका था ना उसके काफ़ी सारे एरिया को ब्रिटेन ने अपने अंडर में ले लिया था. तो उसको वापस करने में एक वॉर हुई थी. उस वॉर में जो फ्रांस था उसने हेल्प की थी किसकी, अमेरिका की. तो ऑफकोर्स उसमें हेल्प किसके थ्रू वो करेगा, पैसों के थ्रू दी इकोनॉमी. तो उसने काफ़ी सारे पैसे जो थे वो किसको दे दिए, अमेरिका को दे दिए फॉर दी वॉर. जिसके लिए क्या चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं, इसलिए उनको पैसे चाहिए. तो वो किसने दिए, फ्रांस ने दिए अमेरिका को. लेकिन जब उसकी कॉलोनीज़ वापस मिल गई अमेरिका को तो अमेरिका ने फ्रांस को क्या दिया, कुछ नहीं दिया. तो इसलिए क्या हो गया कि उनके पैसे तो चले ही गए, तो उनके पास अभी कुछ नहीं बचा. क्या हो गया, उनकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई. पहला रीज़न क्या था, अमेरिकन एंड ब्रिटेन वॉर. आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हो, अमेरिका एंड ब्रिटेन वॉर. पहला रीज़न ये था. दूसरा रीज़न था जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट एंड जो ये नोबल फैमिली के जितने भी लोग थे ना, किंग के फैमिली के, ये सब कैसे थे, दे डू अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ द मनी. काफ़ी सारे पैसे का यूज़ होता था. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, मनी वेस्टेज. किसकी फैमिली के थ्रू हो रहा है, किंग की फैमिली के ही थ्रू हो रहा है, बाय किंग. सेकेंड रीज़न हमारा ये भी हो सकता है कि उसको क्यों मिली थी, क्या जो उसकी ट्रेजरी थी वो उसको खाली मिली थी. इसका सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट कि उसने अमेरिका को कितना दिया होगा, हाउ मच द मनी दैट द फ्रांस गिवन टू द अमेरिका. सो उसने ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवर्स. 2 बिलियन लिवर्स. व्हाट इज दिस लिवर्स, लिवर्स क्या है, फ्रांस की करेंसी है. सो 2 बिलियन लिवर्स किसने दिए. अभी जो फ्रांस की करेंसी है ना ये अभी कंटिन्यू आपको नहीं मिलेगी. 1794 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. 1794 में ये जो करेंसी है लिवर, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. उसके आगे से आगे ये करेंसी यूज़ वहाँ पे नहीं होती, उसके पहले होती थी. तो 2 बिलियन लिवर्स किसने दिए, फ्रांस ने अमेरिका को फॉर दी वॉर. एंड ऑल्सो जो लेंडर्स थे, मतलब जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी में काम चल रहा है, वहाँ पे मनी की कमी है, तो वहाँ पे जो लेंडर्स कौन होते हैं, जो मनी को देते हैं ऑन दी इंटरेस्ट लगा के मनी को देते हैं. तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी क्या कर लिया, इंक्रीज़ कर लिया, जिससे मनी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई. कहाँ पे, फ्रांस में. तो क्या हुआ था यहाँ पे, इतनी सारी दिक्कतों की वजह से. अब हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे दिक्कतें क्या हो रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है. किसकी, फ्रांस की. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है. तो अब यहाँ का जो किंग था लुइस 16, अब यहाँ पे क्या होता है आगे देखते हैं हम. फिर होता है टू मीट द एक्सप्रेशन ऑफ टैक्सेस. तो मतलब जैसे यहाँ पे मनी की क्या होती है दिक्कत, ठीक है ना. यहाँ पे किसकी दिक्कत हो गई, मनी की दिक्कत हो गई, क्योंकि उसको क्या मिली थी, एम्प्टी ट्रेजरी. अब उससे वो कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए. सो एज यू ऑल नो कि पैसे के लिए अगर कोई भी गवर्नमेंट हम चला रहे हैं तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं, ऑफकोर्स जो वहाँ की किंगडम है, जो वहाँ का राज्य है, जितने लोग रहते हैं उस राज्य में, उनसे ले जाते हैं. सेम एज डेमोक्रेसी में क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है. तो मोनार्की में भी पैसे कहाँ से आते थे, थ्रू दी टैक्स. तो मनी कहाँ से आती थी, इनकी टैक्स से आती थी. मनी कहाँ से आती थी, टैक्स. अब टैक्स कौन देता होगा, वहाँ के लोग, द पीपल्स ऑफ द कंट्री.
अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम इंडिया कल्चर में देखते हैं, इंडिया की हिस्ट्री में देखते हैं, तो इंडिया सोसाइटी डिवाइडेड थी, किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्यास में डिवाइडेड थी। वैसे ही फ्रेंच सोसाइटी जो थी ना वो भी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी। दैट वाज द फर्स्ट स्टेट, सेकंड इज सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इन तीनों पार्ट्स में उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी। अब इसमें लोग कौन कौन से आते थे वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेट में हमारे जो लोग आते थे वो थे क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते हैं, जो चर्च में वर्क किया करते हैं। तो यानी कि जो चर्च, जैसे कि इंडिया कल्चर में जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ऊपर माना जाता था, वैसे ही यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स कौन थे, क्लर्जी, जो चर्च में वर्क किया करते थे। नाउ द सेकेंड स्टेट में कौन से आते थे, नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन से होते हैं, जो किंग की फैमिली से बिलोंग करेंगे, जो किंग की फैमिली से बिलोंग करेंगे वो आएंगे किसमें, सेकंड स्टेट में। एंड बात करें फिर जब हम थर्ड स्टेट की, तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी लोग बचे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, मर्चेंट्स हो, फार्मर्स हो, पीजेंट्स हो, व्हाटएवर, कोई और काम करते हो, तो वो सब किस में आ जाएंगे, थर्ड स्टेट में। अब थर्ड स्टेट में भी जो लोग थे वो थोड़े से, मतलब थर्ड स्टेट में क्या हो सकता है कि जैसे कोई फार्मर है तो किसी के पास लैंड होगी, कोई लैंडलेस होगा, किसी के पास ज़मीन होगी, किसी के पास नहीं होगी। तो थर्ड स्टेट में भी 3 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड था, थर्ड स्टेट भी। फर्स्ट स्टेट में कौन से आते थे, थर्ड स्टेट का ए वाला पोर्शन लेते हैं। ए में क्या आते थे, बिजनेसमैन्स, या यू हैड रिटन राइट कि बिजनेसमैन्स भी किस में आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स क्या होते हैं, जो ऐसे घरों घरों जाके सामानों को बेचते हैं। बी में क्या आते थे, लैंड वाले फार्मर्स, जिनके पास क्या है, लैंड है। और सी में क्या आते थे, लैंडलेस, लैंडलेस फार्मर्स और सर्वेंट्स का जो वर्क करते थे। और कौन आते थे, सर्वेंट्स। तो ये होती थी हमारी फ्रेंच सोसाइटी इन दी ओल्ड रिजीम। अभी यहाँ पे ओल्ड रिजीम से क्या रेफर करती हूँ मैं, ओल्ड रिजीम का मतलब है जो फ्रेंच सोसाइटी का जो पुराना वाला टाइम पीरियड था ना, उसे हम ओल्ड रिजीम कहते हैं। 1789 से पहले और 1789 तक, ठीक है, वो होता है हमारा ओल्ड रिजीम। तो उस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कुछ इस टाइप से डिवाइडेड थी। अब इसमें टैक्स कौन देता था, सो यहाँ पे अब हम बात करें टैक्स कौन देता था, तो सारे टैक्स का जो बर्डन आता था ना वो आता था थर्ड स्टेट पे। सारा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आता था, थर्ड स्टेट पे। ओके, सो मतलब जितना भी टैक्स देना वो कौन देगा, थर्ड से देगा। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, तो ये इनके पास क्या थी, प्रिविलेजेस थी। प्रिविलेजेस क्या होती है, बर्थ राइट, कि इनको टैक्स कोई देने की नीड नहीं है। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट जो होते थे एकदम फ्रीली रहते थे, उनको कोई टैक्स देने की नीड नहीं है। फिर इनका खर्चा कैसे चलता होगा, जो थर्ड स्टेट जो टैक्स देती है उसी टैक्स में से इन दोनों की भी नीड्स जो थी, जो बेसिक नीड्स वो भी निकलती थी, साथ में जो वहाँ पे कंट्री का मैनेजमेंट था वो भी चलता था। तो इस टाइप का क्या था वहाँ का सिस्टम था। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी क्या कह सकते हैं, उनके पास मनी की दिक्कतें थी। तो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मनी का पूरी एम्प्टी ट्रेजरी हो गई। अब ट्रेजरी को भरने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स किससे लेंगे, लोगों से। और कौन से लोग से, थर्ड स्टेट के मेंबर से। थर्ड स्टेट के मेंबर से टैक्स दिया जाएगा। अब ये रहे थर्ड स्टेट में। तो अब जैसे कि यहाँ पे मनी की दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे भी मनी की दिक्कतें होंगी। और वहाँ पे एक और वहाँ पे मीन्स आ गया जिसके थ्रू क्या होगा कि मनी और डिक्रीज हो गया। दैट वाज समथिंग फ्लड टाइप का, फ्लड हो गया या फिर ड्रॉ पड़ गया, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो फसलें थी बर्बाद हो गई। उससे क्या हो गया, और मनी की नीड इंक्रीज हो गई। सो यहाँ पे मनी की नीड बढ़ती चली जा रही है। तो टैक्स अब इसके ऊपर, इनके ऊपर लगाया जाएगा, किनके ऊपर, थर्ड स्टेट के मेंबर्स के ऊपर। अब यहाँ पे भी जब इनकी क्रॉप्स जो खराब हो गई हैं तब वो टैक्स कैसे देंगे। तो टैक्स देने के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा था प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि वो टैक्स कैसे आएगा। सो नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, क्या था इसमें, इस स्टोरी का नेक्स्ट स्टेप। I hope you have understood the pattern of French society during the old regime. So हम बात करते हैं कि यहाँ पे टैक्स इंक्रीज करने के लिए कैसे होगा। ऐसा भी नहीं है कि किंग बस ऑर्डर करेगा और टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनाई जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग ऑफ वर्साइल्स में मीटिंग एक ऑर्गेनाइज की थी। वर्साइल्स क्या है, एक जगह है, वर्साइल्स एक प्लेस है फ्रांस में जहाँ पे ये लोग, इन लोगों ने क्या की थी, मीटिंग अटेंड कराई थी। और ये मीटिंग अटेंड किस लिए कराई जाती है, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं इट इज़ एन एमरजेंसी मीटिंग। एक एमरजेंसी मीटिंग की तरह हम इसको देख सकते हैं। तो इसको अटेंड कराई गई थी किसके थ्रू, द फ्रेंच सोसाइटी में कौन रूल कर रहा था, किंग के थ्रू। तो अब इसमें जो मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, जो फर्स्ट स्टेट था उसमें के कितने मेंबर्स आए थे, 300। सेकेंड स्टेट के कितने मेंबर्स थे, 300। एंड थर्ड स्टेट के कितने मेंबर्स थे, 600 मेंबर्स।
सो यहाँ पे जो मेंबर्स आते थे ना इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ऐसा भी नहीं है कि पूरी किंगडम के लोग आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है, कुछ लोग जाते हैं इस मीटिंग को अटेंड करने। तो फर्स्ट स्टेट के 300, सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स और थर्ड स्टेट में 600। जैसे कि थर्ड स्टेट में क्या था, एजुकेशन भी नहीं होगी उन लोगों ने, क्योंकि उनको सब टैक्स देने हैं और काफ़ी सारे काम भी वही करते हैं, तो ऑफकोर्स इनमें एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो उसमें जो थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग थे वो जाते थे इस मीटिंग को अटेंड करने। तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन ये थी कि हर स्टेट के पास एक एक वोट था, ठीक है। मतलब वोट से क्या मतलब यहाँ पे कि जो किंग जो फैसला लेगा ना, यहाँ पे मतलब किंग ने कोई लॉ पास किया तो अब उस लॉ को वोट देना है। तो अगर इसमें 2 लोगों के वोट फेवर में जाएंगे तो वो लॉ पास हो जाएगा, और अगर 2 लोगों के वोट किस में जाएंगे, उसके अनफेवर में, उसके फेवर के अपोजिट जाएंगे तो वो लॉ पास नहीं होगा। तब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, टैक्स इंक्रीज करने की, टैक्स को इंक्रीज करने की, जो किस पे होगा, थर्ड स्टेट के मेंबर्स पे होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें, जब किंग ने ये सजेशन रखा सबके सामने तो क्या हुआ होगा, ऑफकोर्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स उसके लिए हाँ ही कहने वाले हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब 2 वोट इनके पास हैं तो ये मना भी नहीं करेंगे कि टैक्स इंक्रीज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब इनको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, टैक्स जब सारा थर्ड स्टेट के मेंबर्स दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है इनको, है ना। तो फिर उन्होंने टैक्स इंक्रीज करने के लिए क्या दे दी, परमिट कर दिया, किसने, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन क्या हो गई है कि अब यहाँ पे 2 स्टेट्स के वोट किसको मिल चुके हैं, उसकी फेवर में मिल चुके हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे टैक्स अब इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके थ्रू क्या हो गया कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो निराश होकर उस मीटिंग से बाहर चले आते हैं। एंड देन व्हाट दे डिसाइडेड टू मेक देयर अ नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली बनाने का डिसाइड करते हैं जिसमें वो किंग्स की पावर को कम करेंगे। ऐसा कौन डिसाइड करता है, थर्ड स्टेट के मेंबर्स। अब ये कैसे होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत और इसी चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर का एक बेस बनाते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट बाय पार्ट, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने क्या समझा कि यहाँ पे राजा कौन था, लुई 16, जो कि 20 ईयर्स ओल्ड में किसके साथ उसकी वेडिंग या फिर मैरिज हुई, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस दैट वाज मैरी एंटोनेट। एंड आफ्टर दैट उसको क्या मिला था, एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका को हेल्प की थी उसकी कॉलोनीज़ को वापस लेने में, किससे, ब्रिटेन से। एंड ऑल्सो वहाँ पे जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, खर्चा किया करते थे, नोबिलिटी के जो लोग थे। एंड यस ऑल्सो जब यहाँ पे हम टैक्स की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे टैक्स कितने टाइप के थे, तो यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स लिए जाते थे, तिथीस एंड टाइल। ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो ये 2 टाइप्स के जो टैक्स थे ना ये लिए जाते थे किसके थ्रू, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थ्रू, किससे, थर्ड स्टेट से। क्योंकि यहाँ पे टैक्स देने वाला कौन है, सिर्फ एक थर्ड स्टेट है और लेने वाले 2 हैं। तो अभी जो दोनों टैक्स थे वो कैसे ले जाते थे, जो तिथीस था वो चर्च टैक्स लेता था इसका, यानी कि फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स। किस लिए वो इसलिए लेते थे कि हम अपनी जो चर्च है उसको रन करना है, उसके लिए हमें टैक्स चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसका टैक्स लगाते थे, उसको हम क्या कहते हैं, तिथीस। एंड द सेकंड टैक्स इज टाइले, जो अलाउ करता था कौन, किंग लगाता था किस पे, सेकंड स्टेट के मेंबर्स पे डायरेक्ट टैक्स की। अब मुझे क्या करना है, इस कंट्री पे रूल करना है, इस कंट्री को चलाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, पैसे। उसने क्या लगा दिया, उसने टैक्स। और कुछ कॉमन चीज़ों पे भी टैक्स लगाया जाता था, जैसे कि सॉल्ट पे भी ये लोग टैक्स लगाते थे, क्योंकि सॉल्ट एक कॉमन नीड है, सब यूज़ करेंगे तो टैक्स उनको देना ही पड़ेगा। अब हम बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की और लैंड डाइवर्जन की। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ना वो 2% पॉपुलेशन किसकी थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स की। कैन यू सी दिस? अब यहाँ पे जब 2% है तो ऑफकोर्स थर्ड स्टेट के मेंबर्स कितने होंगे, 98% लोग। फ्रांस के 98% लोग किस में आते थे, थर्ड स्टेट में। एंड ओनली 2% ऑफ द पीपल्स आते हैं जो क्लर्जी और नोबिलिटी यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स में आते थे। अब हम बात करें दी लैंड डिवीजन। तो यहाँ पे जो लैंड थी वो ऑलमोस्ट 60% लैंड किसके पास थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास, और बची हुई थी 40% इनके पास। उसमें से भी जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके पास ये लैंड अवेलेबल होती थी, छोटे के पास नहीं होती थी। तो कैन यू सी द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट। काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है, यू कैन सी कि यहाँ पे सारा बर्डन जा रहा है थर्ड स्टेट के ऊपर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक रिवॉल्यूशन चलाना पड़ेगा। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से जो थर्ड स्टेट था दे स्टार्टेड द रिवॉल्यूशन, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन था, काफ़ी ज़्यादा रोल थे इसमें थिंकर्स के, फिलोसोफर्स के, काफ़ी सारे आइडियाज़ यहाँ से निकल के आते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत और हो जाती है कि यहाँ पे जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, इससे बढ़ के हो जाती है 28 मिलियंस, यानी कि इसकी पॉपुलेशन में भी राइज देखने को मिल रहा है कितना, 5 मिलियन का।
1715 में इतनी थी और 1789 तक कितनी हो गई, 28 मिलियंस हो गई, यानी कि पॉपुलेशन में भी राइज दिख रहा है। और यहाँ पे क्या दिक्कत है, फूड ग्रेन्स की भी दिक्कत है, मनी की भी प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी दिक्कत को फेस करते हुए क्या हो गया, पॉपुलेशन रोज हो गई, तो वहाँ पे जो फूड प्राइसेस थे वो भी क्या हो गए, बढ़ गए, जिसके थ्रू क्या करना पड़ा, द वुमेन्स ऑफ द कंट्री अटैक्ड ओवर द बेकरीज। जितनी भी बेकरीज थी उस पर अटैक किसने कर दिया, वुमेन्स ने, टू गेट सम ब्रेड फॉर देयर फैमिली। ओके, उसके लिए क्या हो गया, हर जगह पे यहाँ पे रिवॉल्यूशन के, आपको हर जगह थोड़े थोड़े से पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होने वाला है। नाउ अब यहाँ पे जो आइडियाज़ जो बनाए गए हैं ना, यहाँ पे जो आइडियाज़ दिए हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स थे एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब टाइप के जो लिबर्टी, इक्वलिटी और एक और था इन्फर्टिलिटी, तो इन तीनों आइडियाज़ को कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड इन्फर्टिलिटी का आइडिया कहाँ से लिया गया है, तो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो इफ यू वांट टू join us, just subscribe to us and don't forget to press the bell icon to get our video notifications. So thanks for watching.